सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय वह है जो इस समय पूरे देश में ही चर्चा का विषय बना हुआ है। संदर्भ उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक चर्चित शहर अर्थात अयोध्या से और अयोध्या के सर्वाधिक चर्चित विषय राम मंदिर से। राम मंदिर इस समय जबरदस्त तरीके से एक बार फिर सुर्खियों में है, पर इस बार जो सुर्खियां हैं वो सुर्खियां इस संदर्भ में नहीं है कि राम मंदिर का निर्माण कितने भव्य तरीके से होने जा रहा है, राम मंदिर के तहत उसका शिखर कितना ऊंचा बनने जा रहा है, राम मंदिर की चौड़ाई, राम मंदिर का विस्तार कितना होने जा रहा है। राम मंदिर इस समय चर्चा में है तो इस कारण से चर्चा में है कि राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी जिस ट्रस्ट के हिस्से में आई है, उस ट्रस्ट ने अपनी जिम्मेदारियों के तहत एक भूमि का सौदा किया और उस सौदे में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ, ऐसा कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए व्यक्तियों का आरोप है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व विधायक पवन पांडे ने विधिवत रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया कि राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में से जुड़े हुए ट्रस्ट ने एक जमीन का सौदा जो किया है, उस सौदे में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ। उनका यह दावा है कि सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी, इन दो लोगों के द्वारा एक जमीन एक ही दिन महज 2 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है और 15 मिनट बाद ही वो जमीन ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी जाती है। पहली दृष्टि में लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, लेकिन इस ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता चंपत राय जी ने इस संदर्भ में अपना एक खंडन जारी किया। उन्होंने कहा कि जब से राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है, तब से अयोध्या में बाजार में जमीन की कीमतों का बड़े स्तर पर विस्तार हो गया है और हम जो जमीन खरीद रहे हैं वो बाजार के मुकाबले अपेक्षाकृत कम कीमत पर खरीद रहे हैं। कुछ लोगों को राम मंदिर का निर्माण भा नहीं रहा है और इस कारण से इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सिलसिला इस स्पष्टीकरण के साथ में रुका नहीं है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए तमाम लोग इस पूरी घटनाक्रम पर अपने अपने स्तर पर टिप्पणी कर रहे हैं। राजनीतिक दल भी टिप्पणी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो तो संपूर्ण ट्रस्ट के पदाधिकारियों से इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। शिवसेना के द्वारा विधिवत रूप से संपादकीय अपने मुखपत्र में लिखा गया कि ये काम पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, तो अब नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, मोहन भागवत जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं संघ से जुड़े हुए, हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि कुल मिला के राम काज में ये रामद्रोही तत्व जबरदस्ती विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इस पूरे मसले पर ही चर्चा करेंगे, विषय को भी समझने की कोशिश करेंगे और विषय के संदर्भ में तमाम स्तर पर हो रही सियासत को भी समझने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे आपका परिचय कराएं और इस चर्चित विषय को किसी सकारात्मक तरीके से एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बेहद संक्षिप्त है, लेकिन जीवन की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है। हमारा विश्वास सूत्र यह कहता है, नम कचे गानी नडु देप नीयु, अर्थात बिना विश्वास के कोई भी काम हो ही नहीं सकता। आदि भट्ट नारायण देशु के द्वारा, जो महान तेलुगु साहित्यकार हुए, विचारक हुए, उनके द्वारा यह विचार सूत्र हमें प्राप्त हुआ है। इनका कहना है कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत विश्वास की है। अगर विश्वास ही डिग जाएगा तो काम होगा ही कैसे। तो राम मंदिर, जिसके लिए सतत लड़ाई लड़ी गई और पूरा देश राहत की सांस ले रहा है कि अब जाके एक शांतिपूर्ण तरीके से राम के प्रकट स्थल पर भव्य राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है, उसके बीच में ऐसी चर्चाएं क्यों? क्या वाकई कुछ सियासी दल जबरदस्ती का विघ्न डाल रहे हैं, या जिस ट्रस्ट के पास ये जिम्मेदारी है उसने अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में कोई कोताही की है, या वाकई उस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों का इरादा कुछ और ही हो गया है? समझने की कोशिश करेंगे और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहे हैं करपात्री जी महाराज, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में हैं। हमारे साथ वंशराज दुबे जी हैं, उस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके सांसद संजय सिंह जी ने
इस विषय को सार्वजनिक किया है। हमारे साथ दीपिका सिंह जी भी हैं, जो विश्व राम राज्य महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में थोड़ी देर में ब्रजेश सौरभ जी भी होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करपात्री जी महाराज से करते हैं और उनसे समझना चाहते हैं इस पूरे विषय के संदर्भ में उनकी पहली प्रतिक्रिया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से वो ताल्लुक रखते हैं। जो विषय चर्चा में आया है करपात्री जी महाराज, आप इस संपूर्ण विषय को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ये रामद्रोही तत्वों की करतूत है, या राम काज में जो लोग लगे हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ ऐसा कर दी है जिसके संदर्भ में एक विस्तृत जांच की जरूरत आपको लगती है? देखिए, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, ये तथ्य जो है स्पष्ट नहीं किया गया है। कोई भी प्रॉपर्टी लेने के पहले जो है आपके ट्रस्ट की अध्यक्ष से अनुमति लेनी चाहिए थी। ट्रस्ट के अध्यक्ष के जो गोपाल दास महाराज पत्राधिकारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझको कोई जानकारी नहीं है। जब अयोध्या में ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं तो उनके ज्ञान में होना चाहिए। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संज्ञान में नहीं लिया गया। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अब जांच रिपोर्ट मांग रहे हैं, क्या स्पष्ट हमें बताइए क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ है। चंपत राय जी और जो है आपके अनिल मिश्रा जी, ये लोग मिलकर के आपस में सब कर लिए हैं। आप बताइए, एग्रीमेंट चाहे जैसा रहा हो, चाहे 10 साल का पुराना रहा हो, चाहे 15 साल पुराना रहा हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या 9 गुना रेट बढ़ जाएगा? हम चूंकि हम अखिल भारतीय हिंदू महासभा के हम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमने भी, मैं भी कार सेवा में था, कार सेवा में आया था, हमने बलिदान दिया है। एक एक पैसा आपकी पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए? आप एक बैठक किए होते, प्रस्ताव बनाए होते, सबके पास गया होता, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के पास गया होता, मोहन भागवत के पास गया होता, और आपके कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु प्रसन्न के पास गया होता, इसका एक प्रस्ताव बनाया होता कि इतनी महंगी जमीन हम लोग खरीद करके लगा रहे हैं, सबका प्रस्ताव पारित होता। संध्यात्मक दृष्टि में आप यही आते हैं। दूसरी चीज ये है कि आज 3 दिन का मैटर हो गया है, आपने संजय सिंह के ऊपर जो है मानहानि दावा क्यों नहीं किया? तत्काल कर देना चाहिए। आप सत्य है तो मानहानि दावा करने में क्या सांच गवाच नहीं होना चाहिए? हम चूंकि कार सेवक मैं रहा हूं, मैंने कार सेवक देखा है, हम लोगों ने बलिदान दिया है। एक एक पैसा इकट्ठा करके हम लोग गांव में रो रो करके, गरीब लोग जिनके पास बंडी नहीं था, कुर्ता नहीं था, वो गेहूं बेच करके, चावल बेच करके हमको एक एक पैसा दिए हैं। आप पारदर्शिता क्यों नहीं रखते हैं? क्यों चंपत राही सब कुछ हो गया? महाराज जी, आप सारा सवाल मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा करपत राय जी, लेकिन चंपत राय जी ने एक दलील दी है, उस दलील पर आपका नजरिया चाहिए। अयोध्या को आप जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, वहीं रहते हैं। क्या इस तथ्य से आप इंकार करेंगे कि जब से राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है, वाकई अयोध्या में जमीनों की कीमतें बड़े स्तर पर बढ़ चढ़ गई हैं, और इस लिहाज से जमीनों की कीमतों में इजाफा अगर 2 साल के भीतर हो रहा है, 2 स्थितियां हैं, एक 15 मिनट के अंदर बढ़ने की, और एक 2019 में जो सौदा तय हुआ था उसका 2021 में क्रियान्वयन के संदर्भ में। तो चंपत राय जी की दलील यह है कि इस दौरान जमीनों की कीमतें बेहिसाब बढ़ गई हैं और हम तो बाजार के मुकाबले कम कीमत पर ही जमीन खरीद रहे हैं। आप अयोध्या से ही ताल्लुक रखते हैं, अयोध्या के ही संत हैं, इस दलील से सहमत हैं या असहमत हैं? नहीं, मैं दलील, देखिए बात स्थिति नहीं है। क्या कमेटी के लोगों की सहमति थी? सब लोगों ने किया था। इतनी कहां बढ़ गई जितनी बात आप कर रहे हैं? ज्यादा सुन, गरीबों के पैसा का ध्यान दीजिए कैसे क्या होता है। हमें तो राम जन्मभूमि बनवाना है, कम पैसे में बन जाए, सारी चीजें हो जाए। 10 मिनट में आप लिखा पढ़ी कराते हैं, 10 मिनट के बाद 2000 में हकारते हैं कि आप 18 साढ़े 18 में बेच देते हैं। लिखा पढ़ी तो एग्रीमेंट के अनुसार हुआ है, पता नहीं क्या आपका एग्रीमेंट हुआ, कितने में, हम उसे क्या जानकारी है? महाराज को लगता है कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी, वो पारदर्शिता अभी तक इस सौदे के संदर्भ में नजर नहीं आ रही है। जो आरोप लगाए गए, उन आरोपों को लेकर कोई मानहानि की कार्रवाई भी नहीं की, इसलिए उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे जी जुड़े हुए हैं। वंशराज जी, आपसे समझना चाहते हैं परेशानी किस बात की आपकी? एक सौदा हुआ, बड़े पैमाने पर एक बड़ा काम चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को? लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्या होने जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ के रहते हुए ये काम कैसे हो जा रहा है, और इसलिए ये बवाल है? या ये लोग रामकाज के नाम पर ऐसा घालमेल कर दे रहे हैं कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और इसलिए मामले को लेकर आप सामने आए हैं? क्योंकि जितने भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो सबके सब जो कुछ कह सकते हैं अभी आप लोगों के सम्मान में कह रहे हैं।
तो वैश्वनाथ जी, आपका नजरिया, हुआ क्या है इस सौदे में गड़बड़ जिसके कारण से आपको लग रहा है कि बहुत कुछ बिगड़ गया? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले मैं आदरणीय कल्पात्री महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल पे कि उन्होंने 115 करोड़ हिंदुओं का जो दर्द था उस दर्द को आपके चैनल के माध्यम से बयां किया, और आपको भी बहुत बहुत बधाई कि एक बेहतरीन डिबेट के लिए आपने हमको आमंत्रित किया है। आदरणीय हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जानकारी है कि रामनामी चादर ओढ़े कालनेमी जो रामनामी चादर ओढ़ के आया था तो उसको उसका वध किया गया था बजरंगबली के द्वारा। ठीक इसी तरीके से रामनामी चादर जो ओढ़े हुए लोग हैं, फर्जी लोग बैठे हुए हैं, उनका एक तरीके से जब भंडाफोड़ हुआ है तो जरूर जाहिर सी बात है भाई बिलबिलाहट होगी। और राम काज में जब कोई भ्रष्टाचार रूपी काम होगा और जब आप उससे सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है मालिक और तमाम राक्षस रूपी लोग आएंगे जो आपके काम को व्यवधान पहुंचाने का काम करेंगे। आज आपने देखा कि किस तरीके से सांसद संजय सिंह जी ने जिसने इस पूरे मामले पर आप सबको, पूरी दुनिया को, पूरे देश को सच बताया, उसके ऊपर किस तरीके से हमला किया गया। हिमांशु जी, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सीधा सीधा एक छोटे से बच्चे को भी पूरा मसला समझ में आ रहा है और कल्पात्री महाराज जी ने बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी थी। आप जरा सा भाजपा के जो भी प्रवक्ता बीएसपी के हैं या फिर ट्रस्ट के जो भी लोग, उनसे 2-3 सवाल आप पूछ लीजिए, आपको सवाल का जवाब नहीं देंगे, बस आपको घुमाते रहेंगे। सवाल नंबर एक ये है कि कुसुम पाठक जी से और हरीश पाठक जी से जब जो जमीन खरीदी जाती है उसमें भी गवाह लगते हैं हमारे भाजपा के जो वर्तमान के मेयर साहब है ऋषिकेश उपाध्याय जी, और जो ट्रस्ट के सदस्य हैं अनिल मिश्रा जी, ये दो लोग गवाह कर लगते हैं जब जमीन खरीदी जाती है। अब आप सोचिए होता क्या है, होता यह है कि जब जमीन ट्रस्ट के नाम एग्रीमेंट की जाती है तब भी यही दो लोग गवाह लगते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन दोनों को ही दोनों एग्रीमेंट और बैनामे में कैसे गवाह बनाया गया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो जमीन 7:10 पे खरीदी गई, वो जमीन 7:15 पे ट्रस्ट को एग्रीमेंट कर दी गई और 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए जमीन का भाव बढ़ जाता है। आखिर कैसे संभव होता है? ये दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता जानना चाहती है। 115 करोड़ हिंदू समाज जानना चाहता है कि आखिरकार उसकी चंदे को, पैसे को, जिसने 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए राम जी के नाम पर दिया था भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, उसके चंदे के पैसे को इन चंद लोगों ने चंदा चुराकर कैसे किया। तो ये वंशराज दुबे जी का सवाल है, वो सवाल जो संजय सिंह और पवन पांडे ने पत्रकार वार्ता में उठाया था। एक बार फिर हम अपने दर्शकों से साझा करते हैं जानकारी। जिस जमीन के संदर्भ में बात हो रही है उसके वास्तविक मालिक कुसुम पाठक और हरीश पाठक हुआ करते थे, जिन्होंने ये जमीन 2011 में एग्रीमेंट करके और 2014 में रिन्यू करा के और 2017 में रजिस्ट्री कराई थी। उससे पहले ये जमीन महबूब आलम, जावेद आलम, नूर आलम और फिरोज आलम के पास थी। और ये जो एग्रीमेंट है कुसुम पाठक और हरीश पाठक का, ये इन्होंने 2019 में 2 करोड़ रुपए में बेचने का सौदा किया था। इसमें सुल्तान अंसारी समेत 8 लोग थे। लेकिन 2021 18 मार्च को जब इस एग्रीमेंट के तहत रजिस्ट्री हुई तो सुल्तान अंसारी के अलावा जो 7 अन्य नाम थे वो हट गए और उसके स्थान पर एक रवि मोहन तिवारी नया नाम आया और उसके साथ में ये रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री 7:10 पे हुई और 7:15 पे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने ये रजिस्ट्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के नाम कर दी। जो पहले 2 करोड़ में खरीदी थी वो 5 मिनट बाद ही 18.5 करोड़ में बेच दी गई। दीपिका सिंह जी, आप तो राम जन्मभूमि आंदोलन से बड़े सक्रिय तौर पर जुड़ी हुई हैं, हिंदू फायरब्रांड नेता के तौर पर आपकी पहचान है। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके संदर्भ में 2 सवाल है। एक कि राम मंदिर जैसा पुनीत कार्य जो चल रहा था उस पर सवालिया निशान उठ गए हैं, और जो सफाई अभी तक ट्रस्ट की ओर से आ रही है या भाजपा सरकार से जुड़े हुए लोग दे रहे हैं, उससे आप कितने इत्तेफाक हैं या आपके पास भी अपनी तरफ से कुछ तथ्य हैं जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत दर्शकों की जानकारी को बढ़ा सकते हैं और वास्तविकता से अवगत करा सकते हैं? जी दीपिका जी।
अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो मैं जितने भी लोगों ने जो भी बातें की हैं, ये राजनीति, पहले तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि राम जी के नाम पर अब राजनीति बंद कर दीजिए। हम दीपिका जी के पास दोबारा चलने की कोशिश करते हैं। तकनीकी कारणों से शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के तेज तर्रार प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हितेश वाजपेयी जी से समझने की कोशिश करते हैं कि इस विवाद ने राम मंदिर आंदोलन को, संघ परिवार को और भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में प्रभावित किया है और हितेश वाजपेयी जी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या नजरिया रखते हैं। देखिए हिमांशु जी, मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से एक दीवानी मामला है और लैंड की सेल और जो परचेस विषय होता है, और किसी को भी किसी भी प्रकार के ऐसे मामलों में यदि कोई आपत्ति होती है तो वो अदालत में जा सकता है। ये चीज बहुत क्लियर है। दूसरी बात, सारा जो ट्रांजैक्शन विश्व हिंदू परिषद ने किया है वो सारा ट्रांजैक्शन 100% आरटीजीएस के माध्यम से हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई ग्रे एरिया नहीं है। तीसरी बात, इस सब के बावजूद भी मेरा कहना, देखिए कोई भी जमीन खरीदी और बेची जाती है तो उसमें 25 तरीके के सवाल कोई भी उठा सकता है, तो मुझे नहीं लगता सवाल उठाने में कोई दिक्कत है। लेकिन पर जो सवाल उठा रहा है अदालत में उसी को जाना पड़ता है। ये दीवानी मामलों की एक बहुत बुनियादी आवश्यकता होती है, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है बहुत क्लियर चीजें और डॉक्यूमेंट सब सारे पब्लिक डोमेन में रख दिए गए हैं। कोई भी चाहे तो डॉक्यूमेंट्स ले भी सकता है रजिस्ट्रार ऑफिस से, रजिस्ट्री जहां पर होती है, और उसके बाद उसको तकनीकी रूप से चैलेंज करे। अब देखिए क्या होता है, केवल एक बात को बार बार कह देना ये तो कहीं से भी उचित नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, और केवल मैं कहता हूँ ना कयासों के आधार पर किसी बात को कहते, अभी तक जिनने भी आरोप लगाए कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत कर पाए। तो मुझे मैं तथ्य आपके इससे जानकारी साझा करता हूँ हितेश जी, बीच में रोकते हुए। आप बार बार इस बात पे कह रहे हैं दीवानी मामला है और दीवानी मामले को दीवानगी के तहत अदालत में ही देखना चाहिए, लेकिन ये राजनेता हैं, ये जनता की अदालत में पहले जाते हैं और कोर्ट में बाद में जाते हैं। इनका जो दलील है वो इस संदर्भ में है कि 18 मार्च 2021 को एक जमीन 7:10 पर 2 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। उसमें 2 गवाह हस्ताक्षर करते हैं, एक का नाम ऋषिकेश उपाध्याय है, दूसरे का नाम अनिल मिश्रा है। ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के महापौर हैं, अनिल मिश्रा जी ट्रस्टी हैं राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ के, और 7:15 पर वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में न्यास के द्वारा खरीद ली जाती है और गवाह के तौर पर ये दोनों सज्जन, ये दोनों महानुभाव ही हस्ताक्षर करते हैं। बचाव में दलील दी गई ये है कि 2019 में ये सौदा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था और क्रियान्वयन 2021 में हुआ। तब तक में जमीन के दाम बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए ये जमीन इतनी महंगी खरीदी गई। पर पेच ये है, जिस 2019 के एग्रीमेंट की बात कही जा रही है वो सुल्तान अंसारी और उनके साथ 7 अन्य लोग, कुल 8 लोगों के द्वारा किया गया था। पर जो रजिस्ट्री कराई गई है वो केवल सुल्तान अंसारी और उन 7 नामों को हटाकर एक रवि मोहन तिवारी के नाम पर कराई गई, और उन्होंने ये जमीन 5 मिनट बाद ही तीर्थ न्यास को 18.5 करोड़ में बेच दी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अब आप अपनी टिप्पणी देंगे कि कहीं ना कहीं चूक गया न्यास इस विषय में पारदर्शिता देने के संदर्भ में। और दूसरा आपसे जानना चाहूंगा, सरकार छोटे छोटे प्रोजेक्ट करती है तो जमीन का अधिग्रहण करती है, ये खुले बाजार में खरीदने के चक्कर में क्यों पड़े? क्या आपको नहीं लगता कि गलती हो गई? बेहतर होगा कि जमीन अधिग्रहण पर जाते, पारदर्शी तरीके से जमीन का अधिग्रहण होता और मामला साफ रहता। क्या कहते हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी? ये उसके पास अपनी राशि है, ये सरकारी लोग नहीं है, सरकार द्वारा अधिमान्यता प्राप्त है अदालत और उसके द्वारा। बाकी आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे नहीं लगता आपको 30 साल से कम हुए होंगे राम जन्मभूमि न्यास और उससे जुड़े विषयों को कवर करते हुए।
तो ये पूर्ण रूप से जी, एक समाज की और वहाँ राम जन्मभूमि न्यास की व्यवस्था है, जिसको माननीय जी, उच्चतम न्यायालय ने और केंद्र सरकार ने अधिमान्यता दी है। और जी, आप भी जानते हैं कि जब राम मंदिर बन रहा था तो राम मंदिर परिसर की जो जमीन है वो तो सरकार द्वारा प्रदत्त की गई, लेकिन उसको और भव्य बने तो उसके आसपास की जमीन न्यास अपनी संपत्ति से ले रहा है और जी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और आरटीजीएस के माध्यम से ले रहा है, क्योंकि कोई भी 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन मोदी जी का ही बनाया नियम है, कैश में हो ही नहीं सकता है। और संपत्ति में शायद 20 लाख है, 20 लाख से के अंदर ही आप ले सकते, तो नेचुरली इतनी बड़ी राशि यदि आरटीजीएस से कोई दे रहा ले रहा है तो कोई भी उसको फॉलो कर सकता है, कहीं पर भी जाके कोई भी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है, नंबर 1। तो इसीलिए रेलवे स्टेशन और राम जन्मभूमि परिसर के बीच का ये लगभग जैसा मुझे ध्यान है 12,080 वर्ग मीटर का ये प्लॉट है जिसकी बातचीत हम कर जी, रहे हैं। इसमें जी, तथ्यों को बड़े चुन के अपने तरीके से गुमराह करने के लिए कई लोग रख रहे हैं, जबकि जिस पहली जो सेल डीड है वो ऑनर हुई है वो 10 साल पुरानी है, तो स्वाभाविक है 10 जी, साल पुराने उसके रेट होंगे। उसके बाद जो दूसरी जो है, जो विश्व हिंदू परिषद ने जिसको लिया है वो आज लिया है, और जो डिले हुआ है वो चूंकि वक्फ का भी उसमें एक स्टेक होल्डरशिप थी जिसको बाद में वैकेट कराया गया कानूनी रूप से, ये सब प्रक्रियाओं का जी, हिस्सा रहा। हमारी उस समय रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि न्यास ने जहां सौदा किया है उस स्टेज तक ही हमारी रुचि है, और न्यास ने जो सौदा किया है वो बेहद ट्रांसपेरेंट और उस वे में हुआ है। मुझे लगता है इसके बावजूद भी किसी भी स्टेज पर 1 इंच भी जमीन का यदि किसी को कोई प्रश्न उठता है, मैं फिर हिमांशु जी आमंत्रित करता हूं कि उच्चतम न्यायालय तक इस देश में पूरी व्यवस्था है, कोई भी बिल्कुल जाए, परिवाद दायर करे, जांच हो, जांच के उपरांत सारी बातें निकल कर आए। लेकिन भगवान के लिए एक बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि जो आपत्ति जी, ले रहा है उसे जाना चाहिए। हिमांशु जी, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, कोई भी किसी भी जैसे मुझ जी, पर किसी को कोई आपत्ति आ गई है तो मैं किस किस को स्पष्टीकरण दूंगा? भाई मैं सारे नियमों जी, का पालन कर रहा हूँ, रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री करानी है, ना बीजेपी को करानी है, ना किसी पार्टी को करानी है, दोनों में से वो भी नियमों को जी, देखता ही होगा। जब भी हम जमीन लेने जाते हैं तो नियमों का पालन कराने का काम रजिस्ट्रार का होता है, जो रजिस्ट्री करता है, वहां जो अधिकारी जी। बैठे होते हैं। तो यदि त्रुटि हो कुल रही है मिलाकर तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी का कहना है कि सब कुछ पारदर्शी हुआ है और जिसको आपत्ति है तो उसके लिए अदालत का रास्ता प्रशस्त है, आराम से जाइए, अदालत का दरवाजा खटखटाइए। स्थानीय अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, परेशानी की क्या बात है। हमारा विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है पारदर्शी तरीके से हो रहा है और सही हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के मुखर प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी का वक्तव्य है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं दीपिका सिंह जी के पास जाने की और उनसे इस संपूर्ण विषय के संदर्भ में नजरिया समझने की कोशिश करता हूं। दीपिका जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो क्या कुछ कहेंगे इस अब तक की चर्चा के संदर्भ में? देखिए, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अपनी बात आपसे कहना चाहती हूँ। सर की बात मुझे थोड़ी सी सुनाई दी है। सर ने बहुत जी, ही विनम्रता से निवेदन किया है, तो उन्होंने नम्रता से निवेदन किया है, परंतु मैं चैलेंज देती हूँ विश्व राम राज्य महासंघ की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपिका, अगर इतनी कीमत पर, जितनी कीमत पर ट्रस्ट ने वो जमीन खरीदी है, मुझे कोई उसके बगल में उतनी ही कीमत की जमीन कोई दिलाता है, क्योंकि मैं भी राम भक्तों के लिए धर्मशाला खुलवाना चाहती हूँ, तो वो मेरा जो है नंबर है, मेरे पर कॉल कर सकता है। मुझे उतनी ही कीमत पे वो जमीन खरीदनी है, उसी बगल में, उसी क्षेत्र में। जी, जी, वहां पर राम भक्तों के लिए धर्मशाला खुलेगी। मेरा सर ने निवेदन किया है, मेरा चैलेंज है, जिसको भी एक्सेप्ट है वो एक्सेप्ट कर ले। हेलो। तो दीपिका जी का ये कहना है कि जिस कीमत पर राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा वो जमीन खरीदी गई है, अर्थात 18.5 करोड़ रुपए में, उतना भूखंड, उसके साथ लगा हुआ भूभाग अगर कोई व्यक्ति इतनी कीमत में उपलब्ध करा दे तो वो खरीदने के लिए तैयार हैं। अर्थात दीपिका जी का कहना है कि इस कीमत में वहां जमीन उपलब्ध ही नहीं है। और चंपत राय जी का जो यह बयान है कि हम बाजार के मुकाबले कम कीमत पर ही जमीन हासिल कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वह पूरी तरीके से इस दावे के साथ खड़ी
नजर आ रही हैं। लेकिन करपात्री जी महाराज, मैं वापस आपके पास लौटता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि के निर्माण में, मंदिर के संदर्भ में पहले ही इतने विघ्न आए, पहले ही इतने संकट रहे, पहले ही इतने सवाल रहे, और एक बार फिर जब सवालों के घेरे में राम मंदिर का निर्माण है, तो आप तमाम साधु संत एक राय होकर इसके पक्ष में खड़े होने के स्थान पर सवालों को उठा रहे हैं। क्या न्यास का जो काम है उसके तौर तरीकों से पर आपका विश्वास नहीं? क्या न्यास जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें कहीं ईमानदारी की कमी आपको लग रही है? क्या उसकी योजना में कोई कमी महसूस कर रहे हैं? कहां पर आपको खामी दिखाई दे रही है करपात्री जी? हम तो ये कह रहे हैं कि ये पारदर्शिता क्यों नहीं हुई? अगर देखिए विश्व हिंदू परिषद हुआ या अन्य कोई संस्था हुई, हम साधु संत हैं, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, हमने बलिदान दिया है, इस कारण एक एक रुपए एक एक पैसे का हमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ये हमारे कहने का मतलब है। अगर संजय सिंह ने और पवन पाड़े ने अगर आपके ऊपर जो है ऐसा ब्लेम उठाया है तो 3 दिन तक जब्त हो गया है, आप लोग न्यायालय क्यों नहीं गए? क्यों उनके खिलाफ न्यायालय नहीं जाते हैं, मानहानि दावा नहीं करते हैं? संजय सिंह कह रहा है कि हमारे ऊपर 500 करोड़ का जो है आप हमारे पर मानहानि दावा कीजिए, आप 50 करोड़ का नहीं कर पा रहे हैं। हमें दर्द इस बात का नहीं है, हमें दर्द इस बात का है कि उत्तर प्रदेश को इतना सहयोग मुख्यमंत्री मिला हुआ है योगी आदित्यनाथ, जो इस कोरोना काल में 29 दिन गरीबों के यहाँ जा करके कोरोना मरीजों से बातचीत कर रहा है, एक एक पैसे पालता रख रहा है। क्या आप उसको बदनाम करना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के भाजपा को बदनाम करना चाहते हैं? क्या केंद्र की भाजपा का बदनाम करना चाहते हैं? आपका कौन सा कार्य हो रहा है? आप घर में बैठ करके जो चाहे सो कर लें। जब अयोध्या में बात होता है तो हमारे चंपत राज जी कहते हैं कि अयोध्या में ये आएंगे, किससे साधुओं की हिम्मत है कि वहां उनको रोक लेगा? उठा कल बातें हो रही कह रही थी कि आई एम नो कमेंट, में कोई कमेंट नहीं करता हूं, हमारे पर ब्लेम लगता रहता है महात्मा गांधी मारने का, ये लगा है, मैं कुछ नहीं समझता हूं। कितना डिक्टेटरशिप हो गए हैं। अरे भाई इतना डिक्टेटरशिप मत हो जाइए। निश्चित तौर से आप महामंत्री हैं, आप देश के राष्ट्रपति नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आपके बगल में बैठे हुए हमारे अयोध्या के सर्वश्रेष्ठ, हम लोगों के बाप के समान, सदगुरु के समान नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। उनके उत्तराधिकारी कमल नारायण जी कह रहे हैं हमको भी कोई जानकारी नहीं है। आप किसका सम्मान कर रहे हैं? कमल नारायण के स्टेटमेंट पढ़िए, उन्होंने कहा मुझको कोई जानकारी नहीं है कैसे कैसे क्या हो रहा है। जब राष्ट्रीय ट्रस्ट का अध्यक्ष अयोध्या में बैठा हुआ है, एक आप बैठक कर लिए होते, प्रस्ताव बना लिए होते, मतलब जितना पैसा जा रहा है, इतना अधिक लग रहा है, आपकी क्या विचारधारा होती, आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से करते। हमको कोई ऐतराज नहीं है, हम तो राम के हैं, राम के रहेंगे, हमेशा राम के साथ हैं। भाजपा सही कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? आपने उनसे क्यों नहीं बताया? क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, एक ऐसे तैसे व्यक्ति नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सारी जिम्मेदारी है, उनको भी जानकारी नहीं है। आज जो तथ्य मांगे हुए यहाँ से, तो क्या हो रहा है? हमारे कहने का मतलब कि सांच को महाराज जी, मैं आपको बीच में रोकता हूँ। आप बार बार योगी आदित्यनाथ जी का उल्लेख कर रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, उनको पता नहीं है, पर उनकी सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि इसमें किसी प्रकार का कोई हेरफेर नहीं है। स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने सारे पेपर मंगवा के देख लिए। केशव मौर्य जो सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि जितने रामद्रोही हैं वही सवाल लगा रहे हैं। क्या माना जाए कि करपात्री जी महाराज और अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी रामद्रोही की श्रेणी में आ गई है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मेदार उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी का बयान है। महाराज दिग्विजयनाथ हैं, महाराज अभेद्यनाथ हैं, अखिल भारतीय हिंदू महा का मुद्दा उठाया है। हम घोटाला की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहते पारदर्शिता होनी चाहिए, साफ होना चाहिए, ताकि भाजपा बदनाम ना हो, अन्य पार्टी बदनाम ना हो। आप सारे पेपर होना चाहिए। ये किसने कह दिया कि आपको गोपाल दास महाराज जब कमल नारायण ने स्टेटमेंट दिया है तब सारे पेपर मंगाए जा रहे हैं। इसके उछालने के बाद मुख्यमंत्री पेपर मंगा रहे हैं। इसके महाराज बार बार कह रहे हैं नृत्य गोपाल दास जी ने ये कह दिया है कि मुझे जानकारी नहीं है और इसलिए ये बात ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे वंशराज दुबे जी के पास आता हूँ। वंशराज जी, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़े हुए थे। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर शिकायत है तो अदालत जाइए, किसने रोका है? क्या उम्मीद करें आपसे? केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने अपने दायित्व पूरा कर लिया या अदालत जाने का कोई इरादा है? इस लड़ाई को कहीं किसी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? देखिए हिमांशु जी,
मैं अपनी तरफ से आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा। कभी करपात्री महाराज जी ने बहुत सजे हुए शब्दों में ये बात कही कि जब माजी सांसद संजय सिंह जी ने तथ्यों के साथ और तमाम कागजात के साथ ट्रस्ट को घेरे में खड़ा किया, इस पूरे जमीन की लेन देन को जमीन जो है घेरे में खड़ा किया, और पिछले 3 दिन से लगातार हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि 115 करोड़ हिंदुओं के आस्था के साथ इस ट्रस्ट में भाजपा ने खिलवाड़ किया है। तो अभी तक ये हिंदू हितैषी बनते हैं भाजपा के लोग, जो ट्रस्ट के लोग हैं, चंपत राय जी, ये जब खुला चैलेंज सांसद जी कह रहे हैं कि भाई अगर मैंने कोई भी गलती की है, अगर मैं कोई भी झूठ पेश कर रहा हूँ देश के सामने, हिंदू समाज के सामने, तो आप मेरे पर मानहानि का मुकदमा करिए और 500 करोड़ का मुकदमा करिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम आपसे ये बात जानना चाहते हैं कि आपने क्या इसमें कोई घोटाला किया है और आप सफाई देने को भी तैयार नहीं है, आप कोर्ट भी जाने को तैयार नहीं है, आप हमारे पर मुकदमा करने को भी तैयार नहीं है, तो कम से कम हमारी बात मान लीजिए। आप सीबीआई या ईडी की इसके जांच दिखा दीजिए, जो कुछ भी होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इतना तो जाहिर सी बात है ना कि जो राम के नाम से गरीब रिश्ते वाले ने चंदा दिया, ठेले वाले कुल्चे वाले ने पान वाली चंदा दिया, उस राम के नाम से जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है और तमाम तरीके की यहाँ पे बातें बताई जा रही है कि जमीन को लीगल तरीके से लिया गया है, जमीन की कोई इलीगल काम नहीं हुआ, अरे सब समझ में आता है। लेकिन मुझे कोई ये गरीब बता दे कि 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए जमीन का भाव दुनिया में किस कोने पे बढ़ता है, तो मुझे सबसे जितना कोई बता दे। महिला जी, बार बार आप उसी बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन दीपिका जी के दावे के समर्थन में आप खड़े होंगे? क्या आपसे उम्मीद करें या आम आदमी पार्टी से हम उम्मीद करें दीपिका सिंह जी वहां पर राम भक्तों के लिए एक धर्मशाला बनवाना चाहती हैं, उसी आकार की भूमि 18.5 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हैं? क्या वंशराज दुबे जी आम आदमी पार्टी की ओर से इस दाम में उतनी भूमि अयोध्या में उपलब्ध करा देंगे? क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप तो बड़े स्तर का भ्रष्टाचार बता रहे हैं, पर सब लोगों की दलील यही है कि इतनी बड़ी जमीन इस कीमत पर मिलना संभव ही नहीं है, सस्ते में ली है। क्या कहते हैं वंशराज जी? मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है 50 करोड़ की जमीन हो 18 करोड़ मिली हो। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि 50 करोड़ की जमीन थी, 18 करोड़ मिली, बहुत सस्ते में जमीन मिली। लेकिन कोई मुझे बताए कि 2 करोड़ रुपए 7:10 में जिस जमीन का बैनामा किया गया 2 करोड़ रुपए में, उसी जमीन को 18 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, मात्र 5 मिनट में एग्रीमेंट कर दिया गया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया ट्रस्ट के नाम से। मैं सिर्फ सवाल इससे खड़ा कर रहा हूँ और दीपिका जी की सवाल इस पर ही कर रहे हैं वंशराज दुबे जी बार बार कि जिस जमीन की रजिस्ट्री उसी दिन 7:10 पे 2 करोड़ में होती है, वही रजिस्ट्री 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ में क्यों होती है? हमारे साथ ब्रजेश सौरभ जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। ब्रजेश जी आपसे समझना चाहते हैं, कहां फंस गए आप लोग इस पूरे कार्य में? कहां चूक गए? हिमांशु जी, चूक कहीं नहीं है और मुझे लगता है कि कुछ लोग विवाद में खड़ा करके अवसर तलाशते हैं और ये अवसर तलाशी का जो काम आप पार्टी के लोग दिल्ली में करके और फिर अन्य प्रांतों में भी ये वितंगावाद फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको एक अवसर मिल गया है बिना किसी आधार के आरोप लगा करके भाग जाना। सिर्फ ये कह देना कि एक जमीन का बैनामा 2 करोड़ रुपए में होता है और फिर 5 मिनट बाद वो 18 करोड़ में हो जाता है। मुझे बड़ा अफसोस है। अभी बहन दीपिका सिंह जी को मैं देख रहा हूँ, वो भी कह रही कि अगर 18 करोड़ में मुझे जमीन मिल जाए तो मैं भी ले लूंगी धर्मशाला के लिए। बहन जी मुझे बता दें कि अभी तक आपने एक धर्मशाला का निर्माण कहाँ कराया है? अगर ये आपने कोई ऐसा आपने इतिहास बनाया हो तो फिर उस धर्मशाला में एक दिन मुझे भी अपने साथ वहां पर आप बैठाने, बुलाने, चाय पिलाने का अवसर दीजिए। ब्रजेश सौरभ जी, शायद आप दीपिका जी की बात को समझ नहीं पाए। दीपिका सिंह जी राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के समर्थन में ये बात कह रही हैं कि वो जमीन वाकई तीर्थ न्यास ने सस्ते में ली है, जो 18.5 करोड़ में ली है। इतना बड़ा भूखंड अयोध्या में इस कीमत पर अब मिल ही नहीं सकता। क्या आपको दीपिका जी के इस दावे से ऐतराज है? क्या आप भी इस बात के समर्थन में है कि तीर्थ न्यास ने बड़ा घपला कर दिया है, एक जमीन ज्यादा कीमत पर खरीद ली है? क्या आपका बात का आशय ये है? मैं थोड़ा देर से जुड़ा, इसलिए दीपिका जी की पूरी बात को मैं सुन नहीं पाया था, इसलिए मैंने प्रश्न किया। लेकिन मेरा उन लोगों से जरूर आग्रह है
जो लोग इस विवाद को खड़ा करके पूरे प्रदेश में उस आस्था को डिगाने का काम कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का, एक गरीब तबके से लेकर के अमीर तबके का योगदान है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने और उस पर विवाद खड़ा करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम जो ये आप पार्टी के हैं या अन्य अभी दलों के लोग सक्रियता दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अब चुनाव समय आ गया है और चुनाव में ये विवाद खड़ा करके अपने मनमाफिक लोगों की संवेदना अपने साथ जोड़ने का बहुत बढ़िया अवसर है। इस अवसर को भुनाने का काम कर रहे हैं। बाकी और कोई काम इनको ना तो प्रभु श्री राम से आस्था है, ना उनके मंदिर से कोई लगाव है। लगाव सिर्फ इस बात से है कि कैसे सत्ता में आने के लिए विवाद खड़ा करके संवेदनाएं अपने साथ जोड़ ले, ये वो अवसर तलाश रहे विपक्ष के लोग। सियासत के लिए ये सब काम हो रहा है, ये कहना है हमारे साथ ब्रजेश सौरभ जी का। लेकिन ब्रजेश जी, आपसे जानना है, 3 दिन हो गए आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को ये मुद्दा सार्वजनिक किए हुए। शुरू में तो बड़ा कूद कूद के आप बोल रहे थे मानहानि की कार्रवाई करेंगे। 3 दिन हो गए, मानहानि का मां तक शुरू नहीं हुआ। कहां सहम गए आप? कहां डर रहे हैं? कहां दुबक रहे हैं? लोग जानना चाहते हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम मंदिर के निर्माण का दायित्व जिस तीर्थ के पास है, उसके ऊपर इस कदर गंभीर किस्म का आरोप दस्तावेजों के साथ लगाने की कोशिश हो रही है, और आप केवल इतना कह के ये राम के काम में विघ्न डालने की कोशिश मात्र है, इससे बहला देंगे या तथ्यों के साथ उन लोगों के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई करेंगे ताकि इस प्रकार का काम आगे ना हो? अगर आप वाकई सच्चे हैं, अगर आप वाकई खरे हैं, और अगर आप वाकई सत्यनिष्ठा के साथ कार्य में संलग्न हैं। हिमांशु जी, मैं बहुत नटशेल में 2 वाक्य में बात कहूंगा कि जब प्रभु श्री राम को उनके नेक कामों के लिए लोगों ने उनके ऊपर, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ऊपर उंगली उठा दिया था, तो ये तो आज का घोर कलयुग है। इसमें उंगली न उठाएं, इसमें लोग आरोप न लगाए तो फिर कलयुग बेईमानी हो जाएगा। इसलिए ये काम हो रहा है। इस पर जब हमने आपसे कहा कि उनके ऊपर, उनके ईमान पर, उनके चरित्र पर, उनके जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था भाई लोगों ने, समाज में उस वक्त लोगों ने, विरोधियों ने, तो ये तो आज की तारीख में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का है। जो भी इस मिशन को लेकर चल रहा है उसमें आरोप लगाकर उनको दिशा से भटकाने का काम वो जो विघ्नतोषी लोग होते हैं वो करते रहेंगे। सौरभ जी ने बड़े मर्म की बात कही है, बड़े ज्ञान की बात कही है। उनका कहना यह है कि जिन प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, लोगों ने उन प्रभु राम को नहीं छोड़ा था, उनको लांछित करने की कोशिश की थी। तो जो लोग प्रभु राम का काम कर रहे हैं उनके संदर्भ में अगर कुछ आरोप लग जा रहे हैं तो उसमें कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। लेकिन दीपिका सिंह जी, मैं एक बार फिर आपके पास रुक करता हूं और आपसे थोड़ी सी चर्चा चंपत राय जी के संदर्भ में करना चाहता हूं। चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्मठ प्रचारक थे। 5 दशक से ज्यादा जीवन उन्होंने राष्ट्र और समाज की सेवा में लगाया। इस इतिहास के तमाम लोग साक्षी हैं। उन चंपत राय को उनके इतने लंबे समय के सामाजिक अवदान के एवज में आज इन आरोपों से लांछित किया जा रहा है। इसके संदर्भ में दीपिका सिंह जी कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपका उस बात का जवाब देना चाहूंगी जो अभी आपने पूछा है, तो उनका जवाब मैं देना चाहती हूँ आपको। हेलो जी दीपिका जी, आप अपनी बात पूरी कहिए, आपकी आवाज पूरी आ रही है। हाँ, तो जैसे आपने कहा कि आपने अभी तक मानहानि का दावा क्यों नहीं किया है, तो यहाँ भी मैं फिर यही बात करना चाहूंगी कि जिसको समस्या है, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, निवारण वो ढूंढे, रास्ता वो ढूंढे। जिसके पास कोई समस्या ही नहीं है, जबरदस्ती तिल का ताड़ बनाया गया है, तो उसके पास बहुत कार्य है करने के लिए। खाली जो राम के नाम पे राजनीति होती रहती है, और जो हमारे जो भारतीय हैं, हेलो जी दीपिका जी, आप अपनी बात कहिए ना। जो हमारे भारतीय हैं, हिंदुस्तानी भाई हैं, हिंदू हैं, उनकी भावनाओं के साथ हमेशा क्यों खिलवाड़ की जाती है? और किस पार्टी के नेता ने ये पूछा है, उस पार्टी के नेता से कहिए कि अपना इतिहास उठा करके देखे, अपने नेता का इतिहास उठा करके देखे, चाहे वो वर्तमान का नेता हो, चाहे वो उनका जो है भूतपूर्व का जो है नेता रहा हो। उन्होंने क्या किया है? हिंदू जो आज राम भक्तों की भावनाओं की बातें करते हैं,
राम भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किस तरीके से किया गया है, जरा वो अपना इतिहास उठा करके देख लें। कुछ नहीं मिला तो निहत्थे कार्य सेवकों पे गोलियां चलवा दी। राम मंदिर नहीं बनने देना है, ये उनका प्रण था। आज राम मंदिर बन रहा है तो कैसे बन रहा है, और ये मांग कर रहे हैं, ताकि मुझे लगता है कि ये इनकी एक राजनीति है, सोची समझी साजिश है कि किसी तरीके से राम मंदिर निर्माण कार्य रुक जाए। इसके अलावा इसके पीछे कोई और गेम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जमीन बेचने वाले पर कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो जमीन खरीदने वाले पर आपकी समस्या कैसे खड़ी हो गई? पहली बात, ठीक है। और दूसरी चीज, विपक्षी गंदी राजनीति कर रहा है, ये अब राम के नाम पे कृपा करके बंद कर दें। जो हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पहल करो। आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे भी सर ने बहुत ही विनम्र तरीके से कहा कि आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है, आप उसका रास्ता, आपको पता है कि कैसे कैसे आपको कोई चीज समझनी है, तो जबरदस्ती तिल का ताड़ कृपा करके ना बनाए। एक चंपत राय जी के संदर्भ में आपने कोई टिप्पणी नहीं की, क्या आप उस संदर्भ में भी कुछ कहना चाहेंगी दीपिका जी? देखिए, वो वरिष्ठ हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ राम काज में ही लगाया है। और जैसा उन्होंने कहा कि राम काज करने वालों पे, अभी आपने सुना जो स्टेटमेंट, कि हमेशा से राम जी पे जब उंगलियां उठी हैं तो राम काज करने वालों को भी लोग छोड़ेंगे नहीं। और आप तो जान ही रहे हैं कि विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ राम नाम चाहिए। राम के नाम से वो जानता है कि उसने कितने दिन तक राजनीति, गंदी राजनीति की है, खून की होलियां खेली हैं, क्या क्या नहीं किया, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दीपिका सिंह जी कहते हैं कि जिन पार्टियों के द्वारा ऐतराज किया जा रहा है उनके इतिहास पर दृष्टि डालिए। उनके लिए ये अखरने वाली बात है कि ये राम मंदिर का निर्माण हो कैसे जा रहा है। निश्चित रूप से उनका इशारा वस्तुतः समाजवादी पार्टी के संदर्भ में। लेकिन मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले 3 बयान आपसे साझा करने चाहता हूं कार्यक्रम में। एक बार देखें कि अखिलेश यादव, संजय सिंह और चंपत राय जी कह क्या रहे हैं। मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर, और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये करोड़ से आरोप भी देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू ऑल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। नहीं, ये मान लिया कि वहां मंदिर निर्माण होना है, रामलला का मंदिर निर्माण होने जा रहा है, और वहीं से ऐसी खबरें अगर आए कि जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो कम से कम जिन पे आरोप लगे हैं, जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अगर कोई काम हो रहा हो और प्रश्न उन्हीं पे लग रहा हो जो ट्रस्ट के लोग हैं, जिन्हें संभालना है सब कुछ, तो जब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर, तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं करपात्री जी महाराज आपके पास मैं लौटता हूं और जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी राजनेता अखिलेश यादव जी मांग कर रहे हैं राम जन्मभूमि न्यास के सभी ट्रस्टियों को इस्तीफे दे देने चाहिए, अर्थात महेंद्र नृत्य गोपाल दास समेत सभी ट्रस्टियों को मांग के साथ है। वाकई सबको छोड़ देना चाहिए पद, क्योंकि आरोप लग गए। और हिंदुओं का अपमान किया है, बार बार कह रहे हैं घोटाला हुआ है, बार बार शून्य प्रतिशत लांछन लगा रहे हैं, भाजपा लांछन लगा रहे हैं, आर सेवकों के खूनों को लांछन लगा रहे हैं। इन लोगों के ऊपर 500 करोड़ की मानहानि का दावा करना चाहिए। इस्तीफा देकर हम क्यों भाग जाए? पारदर्शिता हमारी है, हम सांच को आंच नहीं होना चाहिए। स्पष्ट मैं हिंदूवादी हूँ, राम का भक्त हूँ, कार सेवा में मैं मौजूद था, मुझे सब कुछ पता है। अगर घोटाला हुआ है
तो घोटाला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अगर घोटाला नहीं हुआ है तो घोटाले जो लोग घोटाला करके हमारे कार्य सेवकों का अपमान कर रहे हैं, साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमा दायर करके इनको जेल के शिकंजे में करना चाहिए जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। यदि हम सच हैं, मेरी ईमानदारी। बड़ी महत्वपूर्ण बात करपति जी महाराज कह रहे हैं। उनका कहना है कि जब आपने कुछ गलत नहीं किया, आपका सारा काम पाक साफ है, फिर भी इस प्रकार की कोशिश अगर बदनाम करने की हो रही है तो इन्हें सबक मिलना चाहिए, और सबक मिलने के लिए इनके खिलाफ अदालती कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रजेश सौरभ जी, सवाल है आप पर। आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी मामले को रहस्यपूर्ण बना देती है। केवल इतना मात्र कह देने से राम जी पर भी आरोप लगे थे, इसलिए हम इसकी परवाह नहीं करते। क्या आपको लगता है कलयुग के दौर में ये दलील बहुत काम की नहीं है? हिमांशु जी, आप याद करें, जब 90 के दशक में परम पूज्य स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी, तो वो भी प्रचारक जीवन से निकल करके उन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए और उसकी मुक्ति के लिए जो आंदोलन चलाया था, उस वक्त जब शिला पूजन का दौर आया था तब भी लोगों ने आरोप लगाया था, और ऐसे घिनौने आरोप लगाए थे तो उन आरोपों को सुनकर के कान में उंगली डाल देने का मन करता था कि ऐसे आरोप सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको पता होगा कि परम पूज्य अशोक सिंघल जी ने अपने जीवन को का उत्सर्ग कर दिया प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण और उसकी मुक्ति के लिए। और चंपत राय जी के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रचारक जीवन में जिसको किसी चीज की अभिलाषा न हो और जो अपने जीवन के अंतिम चरण में हो और भगवान श्री राम के निमित्त एक बड़ा कार्य और जिम्मेदारी सौंपी गई हो, वो व्यक्ति किसी भी तरीके के ऐसे काम में लिप्त हो इस जीवन में संभव नहीं हो सकता। इसकी गारंटी हमारे जैसे लोग ले सकते हैं, राजनीतिक लोग ले सकते हैं। संघ के प्रचारक का जीवन कितना बड़ा त्याग और बलिदान का होता है। हिमांशु जी, नजदीक से जो जाते हैं जाते हैं वो पता करते हैं कि हाँ भाई, ये कंक्रीट के जंगल में रह करके प्रचारक जीवन जीना कितना कठिन काम होता है। माया मोह, घर परिवार, धन वैभव, सारी चीजें त्याग करके प्रचारक बनते हैं। चंपत राय जी के बारे में हम अपने छात्र जीवन से जानते हैं। और भाई साहब, ये जो जितना बड़ा काम उन्होंने अपने हाथ में लिया और जिस अंजाम तक पहुंचाया, ये अंजाम तक न पहुंचे इसलिए ये बाधा पहुंचाने का एक बहुत बड़ा सुनियोजित कार्यक्रम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, मैं आपको बीच में रोकता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, जिन चंपत राय जी ने अपना संपूर्ण जीवन होम कर दिया, जिस विश्व हिंदू परिषद ने अपना पूरा संगठन इस कार्य में लगा दिया, 3 दशक से ज्यादा लड़ाई लड़ी, आज उसकी आन पर, आज उसकी बान पर, आज उसकी शान पर सवालिया निशान जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग लगा रहे हैं। तो ऐसे में आप केवल गारंटी लेने की बात करेंगे या उनके सम्मान की वाकई कोई लड़ाई भी लड़ेंगे? भाजपा से कोई उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि इस विषय को किसी निर्णायक अंजाम तक पहुंचाएंगे? और अगर मामला गलत है तो ऐसे मिथ्या आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की अपेक्षा आपसे की जा सकती है? देश में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, और कोई भी कुछ भी बोलकर निकल जा रहा है और आप केवल और केवल कह रहे हैं अरे सर हम उनकी गारंटी लेते हैं। क्या इससे बात बन जाएगी ब्रजेश जी? हिमांशु जी, जैसा नेता वैसी फौज। आपने देखा कि एक नेताजी वो भी थप्पड़ खाने के विशेषज्ञ और दूसरे वाले जो उनकी फौज के साथी निकले वो भी मार खाने के विशेषज्ञ, वो भी एक वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन के पास 100 मीटर पर रहता हूं और मेरे ऊपर हमला हो गया। हमला तो वहां पर गाड़ी पर चलते हुए जुलूस में हो, थप्पड़ खा करके भूल जाने वाले नेताओं के बारे में हम ये इतना ही कहना चाहेंगे कि ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि अपने ऊपर हमला करवा करके सहानुभूति जुटाने का और ड्रामा करने की विशेषज्ञता का ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे जो लोग आरोप लगाने वाले हैं, दोनों का नाम मैं कोट नहीं करूंगा वरना उनका बहुत बड़ा नाम बढ़ जाएगा। ये दोनों लोग एक सुल्तानपुर और एक फैजाबाद के बीच के हैं। अगर इनका छात्र जीवन से लेकर के अभी तक का वो उठा ले तो ऐसे आरोप और ऐसी चीजें इनके जीवन में मिल जाएंगी कि ये लोग राजनीति करने के लिए भी एक बार नहीं कई बार इनको विचार करना पड़ेगा क्या हमको जनता के बीच में रहना चाहिए। आरोपों की झड़ी लग जाएगी। और एक बात आपको बताऊं, जो अभी आपने कहा
इस्तीफा दे देना चाहिए, हमारे किसी राजनीतिक दल के बड़े व्यक्ति ने कहा, एसएसबी भी आपने कहा। लेकिन जब उनका कार्यकाल था तो 14 बार प्रदेश में ढेर सारी दुर्गतियां हुई थी, पूरे विपक्ष ने इस्तीफा मांगा था, 14 बार क्या इस्तीफा उन्होंने दे दिया था? अगर स्वयं कोई इस्तीफा मांगने पर ये कह रहे हैं कि उनके मांगने से इस्तीफा नहीं दिया जाता है, लेकिन हम कार्यक्रम को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाते हैं और निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने में कुछ निष्कर्ष निकल कर आते हैं। कुल मिलाकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम मंदिर का कार्य निर्विघ्न रूप से चले, यह सबकी इच्छा है, लेकिन ट्रस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी कार्य योजना व्यवहार में लाए जिससे पारदर्शिता के स्तर पर किसी को सवाल उठाने का यथासंभव मौका ना मिले। इस जमीन खरीद के संदर्भ में दस्तावेजों को प्रथम दृष्टया देखने से कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है कि कोई चूक हो गई। वह चूक अनजाने की या भ्रष्टाचार की, एक जांच का विषय हो सकता है, पर इस व्यवहारिकता से इंकार नहीं कि इतना बड़ा भूखंड इस कीमत पर अब अयोध्या में खरीदा जाना लगभग असंभव सी स्थिति में है। पर इसकी प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाता तो शायद इन आरोपों से बचा जा सकता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात चंपत राय जी के संदर्भ में कि उनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है, लेकिन उन पर लगने वाले आरोपों के संदर्भ में लड़ाई चंपत राय जी खुद लड़े या जो लोग उनको जानते हैं वो लड़े, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखें, जिन्होंने अपने जीवन को इस कार्य के लिए होम किया है, उनके सम्मान के लिए कुछ लोग आगे आएंगे या उन लोगों को अपनी साख और अपनी आन बचाने की लड़ाई भी खुद ही लड़नी पड़ेगी। बहरहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद एक चर्चित मसले पर सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस पूरे मसले पर यह कहता है कि हर चंद एतबार में धोखे भी है, मगर ये तो नहीं किसी पे भरोसा किया ना जाए। जान निसार अख्तर ने जो ये लिखा था वो इस संदर्भ में लिखा था कि जीवन में धोखे आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हर एक पर विश्वास कर दें। एक लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। कोशिश होनी चाहिए कि बिना आक्षेपों के, बिना आरोपों के यह कार्य यथाशीघ्र संभव हो जाए। और यह जिम्मेदारी जनता की भी है, राजनेताओं की भी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस न्यास की है जिसको यह दायित्व मिला है। वो अपनी कार्य प्रणाली में ऐसी पारदर्शिता बरते ताकि ऐसे सवाल उठाने का मौका किसी को ना मिल पाए। उम्मीद है इस अनुभव से कुछ सबक लिया होगा न्यास ने, और आने वाले समय में शायद ऐसी अपरिस्थितियों से बचने का रास्ता भी निकाला जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सदा प्रणाम।